तेरे संगे दर की तलाश थी, किस्त नंबर 5। उनके साथ साथ चलती हुई जो ही वो कैंपस में दाखिल हुई, सदर दरवाजे के ऊपर अल्लामा इकबाल का एक शेर जल्दी हरूफ में लिखा हुआ था। फिर जूं जूं वो कमरा कमरा देखती गई, दरो दीवार इसे अल्लामा इकबाल के शेरों से मुज़य्यन नजर आए। इसे अपने आप से शर्म आई जब इसने पहले दिन अत्तार साहब से पूछ लिया था कि उन्हें अल्लामा इकबाल के शेर का मतलब समझ में आ गया है। किसी कमरे में क्लास हो रही थी, किसी कमरे में लेक्चर हो रहा था। तलबा और तालबात भी अभी कम नज़र आ रहे थे। सारा कैंपस इसे दिखाकर अत्तार साहब अपने दफ्तर में आ गए और बोले, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है, मगर हमें अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक माकूल और मरबूत निसाब की फौरी ज़रूरत है। हम कब तक दूसरों का निसाब अपनी कौम को पढ़ाते रहेंगे? आप ठीक कहते हैं सर, वो बोली। तो आप कल से आ जाएं, मैं अभी 3 माह यहाँ हूँ। हम चारों बैठ जाया करेंगे और तय करेंगे कि मैट्रिक करके जो तलबा और तालबात कॉलेज में आ जाते हैं वो क्या पढ़ना चाहते हैं और हमें इनकी रहनुमाई किस तरह करनी है। जी सर, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग मुलाजमतें हासिल करने के लिए तालीम के अखराजात बर्दाश्त करते हैं। ठीक है सर, मैंने इसलिए अपने इरादे में बराए नाम फीस रखी है ताकि हम अपनी मर्ज़ी की तरबियत दे सकें। जी ठीक है, तस्बीहा अदब से बोली। आप ये समझ लें मिस रब्बानी कि हमने पाकिस्तान के लिए एक सच्ची नस्ल जन्म देनी है, बनानी नहीं, जन्म देनी है, जो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करे मगर मगरबी तहजीब से मुज़य्यन ना हो, जो अंग्रेज़ी तो फर बोल लेती हो मगर उर्दू बोलने में फ़ख्र महसूस करे, जो सूट बूट टाई खूब पहन लेती हो मगर शलवार कमीज़ को नफ़रत से ना देखे, जो शेक्सपियर T.S. इलियट को शौक़ से पढ़ती हो मगर अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म को अपना आइडियल समझती हो। तस्बीहा हैरत से बस इनके चेहरे को देखती जा रही थी, पलक झपकना भूल गई थी। लोग कहते हैं आम तौर पर जो खूबसूरत शख्सियात होती हैं वो खूबसूरत बातें नहीं करती, इनके किरदार में झोल होता है। बाज़ औक़ात इनके करीब जाकर बड़ी कोफ्त होती है, मगर वो इस तरह बोल रहे थे जैसे कोई झरना खुल गया हो, ठंडे और मीठे पानी का। असल में मिस रब्बानी, ये जो तालीमी इदारे होते हैं, ये इल्मी दर्सगाहें जो मुख्तलिफ नामों से खड़ी हो जाती हैं, वो कभी भी कमर्शियल इदारे नहीं थे। ये वो भट्टियाँ थीं जहाँ कच्ची मिट्टी के बर्तन लाए जाते थे और ईंधन में डालकर उन्हें मजबूत बनाया जाता था। नापुख्ता जहन के तलबा और तालबात इन इदारों में आते हैं, असातिज़ा इनको सही रास्ता और सही सिमत अता करते हैं, इनको ज़िंदगी और बंदगी का फ़लसफ़ा समझाते हैं। हर शोबा ज़िंदगी में इन इदारों से निकल कर लोग जाते हैं। कोई कानून की तालीम हासिल करता है ताकि जज बन सके, कोई फ़ौज में चला जाता है जिसकी आखिरी मंजिल जर्नैल हो सकती है, कोई साइंसदान बनता है, कोई उस्ताद बनता है, कोई ताजिर बनता है। कुछ लोग कारखाने और फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं, बाज़ लोग पुलिस में जाकर खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, कोई सियासत में जा बैठता है। अला हाज़िल क़यास कोई शोबा ले लें, इस रास्ते से कामयाब होकर अपनी मंजिल मिलती है। उन्होंने हैरान बैठी तस्बीहा को मुस्कुरा कर देखा, फिर बोले, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर कोई शख्स प्राइमरी क्लास से ही भाग गया हो मगर इसे प्राइमरी में अच्छा उस्ताद मिल गया हो तो वो चाहे छाबड़ी लगाए, रेड़ा चलाए, होके में पान बीड़ी फरोख्त करे, टैक्सी चलाए या रक्षा, इसके किरदार के अंदर एक बेहतरीन इंसान वाली बात पैदा हो चुकी होगी। पेशा कोई बुरा नहीं होता, बुरी तरबियत इसे दागदार कर देती है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इसी इदारे से प्राइमरी स्कूल के टीचर बनाकर भेजूँ। किसी बच्चे के लिए इब्तिदाई तालीम पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शुरू में शाख सीधी ना की जाए तो फिर दरख्त टेढ़ा ही हो जाता है। शाख की तराश खराश ठीक होनी चाहिए। मिस रब्बानी, उन्होंने अचानक रुक कर पुकारा। जी सर, आप सो गई हैं? आपको कैसे ख्याल आया सर? आप बुद्ध बनी बैठी हैं। सर, मेरी आदत है, जब मैं किसी बात से बहुत मुतासिर होती हूँ तो गंग हो जाती हूँ। मुझे बराबर एहसास हो रहा था कि हमारे तालीमी इदारे जो आज जगह जगह खुम्बियों की तरह उगे खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। ज़्यादातर इदारे कमर्शियल बुनियादों पर बनाए गए हैं। जी दुरुस्त है, आप ज़रूर पैसा कमाएं, मगर मिशन फ़रोख्त करके नहीं, एक बिगड़ी हुई नस्ल पैदा करके नहीं, कौम को अच्छे शहरी देकर एक अच्छी नस्ल बनाकर।
آج پاکستان میں تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ ایک غریب آدمی جس کے 2-4 بچے ہوں انہیں تعلیم نہیں دلوا سکتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تسبیحہ بولی۔ یہ کسی دشمن نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا ہے۔ جی، آپ نے پہلے دن کہا تھا کہ تعلیم طبقوں میں بٹ گئی ہے۔ جی سر۔ کیوں؟ پاکستان میں تو بس یہی طبقہ تھا جس نے پاکستان بنایا تھا اور جسے پاکستان رہنا چاہیے تھا۔ سر، یہاں تو کئی طبقے بن گئے ہیں، یہی میں دیکھ رہا ہوں، اور اس طبقاتی کشمکش کو مٹانے کے لیے اس میدان میں کودا ہوں، ورنہ کام تو اور بھی بہت تھے۔ سر، اس میدان میں مجھے آپ ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے۔ شاباش، وہ خوش ہو کر بولے۔ میرا زندگی کا مقصد یہ ہے مس ربانی، جب آدمی کامیابی کی کسی منزل پر پہنچ جائے تو دم لے کر سوچے، اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، میں اب اللہ کے بندوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ سمجھ میں آ جائے تو فوراً کام شروع کر دے۔ سر، سچی بات ہے، آپ نے مجھے بھی نئی راہ دکھائی ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں کہ آپ کے مشن میں شامل ہو گئی۔ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا تھا کہ قدیم زمانوں میں عظیم لوگوں کے بچے کئی مہینوں کا سفر کر کے دور دراز کے ملکوں میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ بچپن میں جاتے تھے اور جوان ہو کر لوٹتے تھے، جب وہ ایک خوبصورت شخصیت میں ڈھل جاتے تھے۔ آج یہاں ہر ایک کو جلدی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈگریاں حاصل کر لے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کرے یا نہ کرے۔ میں ایک جنونی آدمی ہوں، وہ ہنس کر بولے۔ میں نے شروعات تو کر دی ہے، اب دیکھیں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں۔ سر، اس دنیا میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں اور جتنے بڑے کام ہوئے ہیں، کسی جنونی نے ہی کیے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ میں آج یہ ساری باتیں جذبات میں بہہ کر جانے کیوں آپ کے سامنے کہہ گیا ہوں۔ آپ خوفزدہ تو نہیں ہوئی؟ نہیں سر، وہ شرما کر بولی۔ ان کے سحر میں آ گئی ہوں۔ گھر آ کر تسبیحہ نے ساری باتیں حسب عادت ترمان کو بتائیں، اور وہ پرانا واقعہ بھی جب اس نے پہل عطار صاحب کو دیکھا تھا۔ نہ ان کا نام جانتی تھی نہ کام، ویسے ہی متاثر ہو گئی تھی۔ درمان اس کی باتیں سن کر سیٹی بجاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ تسبیحہ لیٹ گئی، آنکھیں بند کر کے وقت کی دھول میں اپنی یادداشت کا ہاتھ ڈال دیا۔ ذرا سی ہر بات کھوجنے کی کوشش کی، مگر وہاں باتیں ہی کتنی تھیں۔ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لیے آیا تھا۔ تسبیحہ نے بس نظر اٹھا کر دیکھا تھا، اس کی مردانہ وجاہت نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ سنا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس رشک سے اس کی خوبرو بیوی کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ دوسری بار وہیں سیمینار کے ڈنر میں دونوں میاں بیوی کو دور سے دیکھا تھا، اور تیسری بار ہوٹل میں بیٹھی تھی جب یہ بنا سنورا جوڑا لابی سے گزرا تھا، اور پاس بیٹھے مدہوش صاحب نے اس کی نظر کی چوری پکڑ لی تھی۔ تب اسے بات بنانی پڑ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے لا کے جوڑے بنا دیتا ہے، مگر یہاں تک سوچتے یک اس کا ذہن شل ہو گیا۔ سورج کی تمازت میں چمکتے ہوئے یاد کے ایک ذرے پر مدہوش صاحب کی صورت سیاہ بدلی کی طرح چھا گئی تھی۔ اس کے دل سے درد کی ہوک اٹھی۔ وہ کتنی احمق تھی، اسے انسانوں کی پہچان نہیں تھی، یا وہ اپنی تنہا لک و دک زندگی سے اکتا گئی تھی۔ وہ مدہوش صاحب کی باتوں میں آ گئی تھی، اور وہ زبردستی سایہ دار بادل کا روپ دھار کے اس کی زندگی میں داخل ہو گئے۔ بڑھتی ہوئی عمر کا تقاضا تھا، بہنوں کا اصرار تھا، اور ابو جی کی وصیت کے مطابق اس نے سوچ لیا تھا، کاش اس نے شادی نہ کی ہوتی اور آج تک زندگی اس ایک لمحے کے انتظار میں گزار دی ہوتی، تو اس شخص کا ملنا کتنا اچھا لگتا۔ اپنی گزری ہوئی درد اندوہ کی ساری زندگی کی کربناک یادوں نے اسے مضطرب کر دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا کچھ اس کے ساتھ ہو گیا، اور وہ پھر بھی سلامت رہی، شاید اس کام کے لیے جو اسے اب سونپ دیا گیا تھا۔ ہاں، ان تپتے ہوئے حالات کے الاؤ نے اسے اولاد جیسی نعمت دی۔ عجیب دستور ہے قدرت کا، اولاد کو ایک نعمت بنا دیا ہے، ماں کو سب سے بڑا رتبہ دے دیا۔ اگر وہ شادی نہ کرتی تو ماں کیسے بنتی؟ ماں ہونا دنیا کی سب سے بڑی خوشی بھی ہے، عورت کی تکمیل بھی ہے۔ اولاد چاہے مکروہ ترین آدمی میں سے ہو، ماں کو پیاری لگتی ہے۔ ماں خالق ہے، اولاد مخلوق ہے۔ خالق کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہوتا ہے۔ بار الہی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، تیرے کام تو ہی جانے، بندے اس قابل کہاں کہ تیری مصلحتیں سمجھ سکے۔ وہ رونے لگی۔
रो कर इसे चैन आ गया। अगले दिन वो नए जज्बे के साथ कैंपस पहुंची और बाकायदा काम शुरू कर दिया। 3 माह बाद जब अत्तार कादरी वापस जाने लगे तो उन्होंने तस्बीहा को दफ्तर में बुलाया। जी सर, वो जाते हुए बोली। बैठिए मिस्टर बानी, क्या मैं आपको आपके नाम से बुला सकता हूँ? जी सर, वो बैठते हुए बोली। भला ये भी कोई पूछने की बात है? आपका नाम बहुत खूबसूरत है और मुनफरिद है। मेरे अब्बू जी ने रखा था। बताया करते थे जब अम्मी अस्पताल में गईं और तकलीफ में मुब्तला हुई तो उन्होंने तस्बीह हाथ में पकड़ ली और बाहर बेंच पर सारी रात बैठकर अल्लाह ताला के नामों का विर्द करते रहे। जब सुबह की अजानें हो रही थीं तो मैं पैदा हो गई। नर्स ने आकर कहा, तस्बीह हिलाना बंद करें, आपकी बेटी आ गई है। मेरी तस्बीह आ गई, इनके मुंह से बेख्तियार निकला। तब उन्होंने मेरा नाम तस्बीहा रख दिया, यानी जिक्र करने वाली, मगर प्यार से मुझे तस्बीह ही बुलाते थे। सर, आप बेशक मेरे नाम से मुझे बुलाएं। हाँ, मैं भी आपको तस्बीह ही बुलाऊंगा। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है। मुझे खुशी होगी सर कि अब्बू के बाद किसी ने मुझे इस नाम से बुलाया। और ये क्या आप सर सर कहती रहती हैं? हम सब तकरीबन एक ही उम्र और एक ही स्टेटस के लोग हैं। मगरिब में कोलीग्स भी ऐसे तकल्लुफ़ात नहीं करते। मुझे खुशी होगी कि अगर आप भी मुझे मेरे नाम से बुलाएं। मुझे सिर्फ अत्तार कहें। जी ठीक है। वो इसे बहुत से काम समझाते रहे। मैं इसी तरह सफ़र में रहता हूँ, इस्लामी मुल्कों में आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे नई शाखों पर भी काम करना होता है। मगर इस बार मैं पाकिस्तान से मुतमईन जा रहा हूँ। मुझे तीनों साथी बहुत अच्छे मिल गए हैं। बारी बारी मैं आप तीनों को भी बोस्टन बुलवा कर इस यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका दूंगा। जब वो बहुत सी हदायत देकर उठ कर जाने लगे तो तस्बीहा ने कहा, अत्तार साहब, अगली बार अपनी मिसेस को ज़रूर साथ लाइएगा। वो सोगवारी से मुस्कुराए। वो अब मेरे साथ नहीं हैं। क्या क्या कहा? वो हकलाने लगी। इसने नहीं, वो अल्लाह के पास चली गई है। हम दोनों ने मिलकर ये काम शुरू किया था। वो राह में थक गई थी। अब मैं तन्हा इसकी तकमील को निकल खड़ा हुआ हूँ। ओफो, आई एम सॉरी। वो वाकई शर्मिंदा सी हो गई। फिर और कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। अत्तार साहब के जाने के बाद वो पागलों की तरह काम में जुट गई। वो ज़्यादातर जिम्मेदारी भी इसी पर डाल कर गए थे। पता नहीं तस्बीहा को ये क्यों महसूस होने लगा था कि कुदरत ने इसे बस इसी काम के लिए बनाया है। वो जिस काम के लिए चुनी गई थी वहाँ पहुँच गई है। फिर 1 साल लगा नया निसाब तरतीब देने में। बाकी प्रोफेसर भी इसकी रहनुमाई करते रहते थे। फिर नए साल के दाखिले शुरू हो गए। लोगों का रजू खुद ब खुद इस नई यूनिवर्सिटी की तरफ हो गया। दाखिलों की एक भीड़ लग गई। तस्बीहा के अंदर जैसे एक नई तवानाई आ गई थी। हर काम बड़ी दिल जमई से करती रहती थी। इसके बच्चे भी इस मस्बत तब्दीली को महसूस कर रहे थे। दरमान हर रोज़ मामा के कारनामों की तफसील बड़ी बहन और भाई को बता देता था। आमदनी बढ़ जाने से घर का माहौल भी काफ़ी बदल गया था। तस्बीहा ने किस्तों पर नई मोटर कार ले ली थी। अब की छुट्टियों में तस्मिया और ताबिश बारी बारी अपनी मामा की फतूहात देखने आए थे। नया काम शुरू करने पर इसे मुबारकबाद भी दी थी और खुश होकर ताबिश ने कहा था, मामा, आप बिल्कुल पहले वाली मामा हो गई हैं, चाक व चौबंद और दिलकश। मामा जी हंसते हुए बोले, आपको अगर कोई अच्छा सा अपनी तर्ज का आदमी मिल जाए तो बेशक शादी कर लेना। गधे हो तुम, इसने डांटा। हाँ हाँ भाईजान, मैं भी यही कहता रहता हूँ, दरमान बीच में बोला। मेरी शादी से पहले तुम शादी कर लो, हम खुदगर्ज बच्चे हैं, बाद में कहीं मुकर ना जाएं। तस्बीहा ऐसे मशवरों को बस मजाक की हद तक ले लेती थी। जब तस्मिया आई तो वो भी बोली, सवाल ये है इस उम्र में कौन इतना मुखलिस होगा? अगर मुखलिस बंदा मिल जाए तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? हमें तो अपनी मामा की खुशी और ज़िंदगी हर हालत में अजीज़ है। मगर वो जवाब में हमेशा कहती, मुझे अपनी बेकार ज़िंदगी में एक बहुत ही अजीम काम करने का मौका मिला है। मैं ये काम तकमील तक पहुंचा लूं तो समझना कि मेरा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। इसने खुद महसूस किया था कि इस इदारे में काम करते हुए वो बहुत मसरूर रहती थी। थकावट नाम को ना होती थी। इस साल अत्तार साहब 2 मरतबा पाकिस्तान आए थे। जब वो अत्तार साहब की मैयत में होती तो और भी गर्म जोश हो जाती। काम करते हुए मुस्तकिल इनका चेहरा, इनका लिबास, इनकी हरकत सकनात देखती रहती थी। इनका तर्ज अमल बहुत मुतासिर कुन था।
وہ जब कोई बात समझाने के लिए मुसलसल हदायत देते तो ये उनके चेहरे पर नजरें जमाए रखती, पलक भी ना झपकती। अगर वो रुक कर इसे गौर से देखते तो ये नजरें फौरन झुका लेती। वो हल्का सा मुस्कुराकर अपनी बात शुरू रखते। वो खुद भी हैरान होती थी। अब वो 60 साल की हो गई थी। इसके ख्वाबों का शहर वीराना हुए भी मुद्दतें गुजर गई थीं, मगर ना जाने ये कौन सा मोड़ था कि इसके अंदर बहुत सी उमंगें सर उठाने लगी थीं। जिस तरह काले इल्म के असर से सब कुछ पत्थर का हो जाता है, फिर कोई आकर इस पर आबे हयात छिड़कने लगता है तो हर शय जिंदा होना शुरू हो जाती है। इसे भी लगता है कि इसके ऊपर कोई आबे हयात छिड़क रहा है। इसका दिल, इसका जिगर, इसके आसाब, इसका जहन, इसका लाशऊर, इसकी कुव्वत सब जाग रहे थे, उठ रहे थे, जिंदा हो रहे थे। बेख्याली में अजीब अजीब ख्वाब देखने लगती, मुस्कुराती रहती, काम में जुटी रहती। ऐसे लगता कि इसके ऊपर आसेब का एक साया था जो अचानक हट गया है। कोई चांद गिरहन में आ गया था। अब स्याह बदलियां छट गई हैं। अब पहले वाली चकाचौंध चांदनी छन छन कर आने लगी है। अपने आप को खुद ही बताया करती कि ये सब अत्तार साहब की वजह से है। वो एक शानदार और पुरकशिश आदमी थे, जिनकी हर बात में एक वक़ार था, तमकनत थी। उनके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। सर पर एक चांदी का टोकरा रखा था। रंग इनका अभी तक सुर्खी माइल सुनहरा था। इस सुनहरे चेहरे पर चांदी जैसे बाल बहुत अच्छे लगते थे। उनकी आंखों में बला की चमक थी। उनकी बातों में मिठास थी। तस्बीहा ने इनकी भरपूर जवानी देखी थी और अब बुढ़ापा भी देख रही थी, और वो कैसा काबिल कदर काम कर रहे थे। अपनी सारी कमाई लगा के पाकिस्तान के लिए एक नई नस्ल तैयार कर रहे थे। कुछ लोगों का दुनिया में मौजूद होना ही सारी दुनिया को खूबसूरत बना देता है। कुछ लोग अपने वजूद में राहत और तमानियत छुपाए रखते हैं, इसलिए जब तक करीब रहते हैं फूल महकते रहते हैं, तारे दमकते रहते हैं, किरणें उतरती रहती हैं। कुछ लोगों के मिशन में शामिल होकर ज़िंदगी खुद काबिल सद इफ्तिखार हो जाती है। यूनिवर्सिटी को कायम हुए दूसरा साल लग रहा था। दूर दूर से स्टूडेंट आकर दाखिल हो रहे थे। प्रोफेसर अब्दुल सबूर सिद्दीकी, प्रोफेसर मीर नेमत अली खान और तस्बीहा ने मिलकर बीए का निसाब तरतीब दे लिया था। इसमें अत्तार साहब और दीगर प्रोफेसर साहिबान के मशवरे भी शामिल किए गए थे। पिछले 2 सालों में प्रोफेसर अब्दुल सबूर सिद्दीकी और प्रोफेसर मीर नेमत अली खान 6 माह के लिए अमेरिका गए थे और पाक अल-फलाह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग और नया इल्म हासिल करके वापस आ गए थे। इस साल तस्बीहा ने 6 माह के लिए अपना कोर्स मुकम्मल करने के लिए जाना था। वो बड़ी एक्साइटेड थी, मगर बार बार तैयारी के दौरान दरमान से पूछती, तू अकेला घबराएगा तो नहीं? वो भी हंस कर कहता, मामा अगर मैं तन्हाई से घबरा गया तो अपनी किसी गर्लफ्रेंड को घर ले आऊँगा, मगर मामा मेरे बगैर तुम्हारा दिल न लगा तो क्या करोगी? रोज़ फ़ोन कर कर के तुम्हें तंग किया करूँगी। नहीं, मुझे सबक सिखाने के लिए मामा तुम भी कोई भला सा बॉयफ्रेंड बना लेना। इस पर दोनों कहका लगाकर हंसने लग जाते। इसे अपने बच्चों पर फ़ख्र महसूस होता था जो ऐसी दोस्ताना यकजहती रखते थे और दोस्तों की तरह मजाक भी कर लेते थे।